नमस्ते सभी को। शेयरिंग स्टोरीज पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम किताबों पर चर्चा करते हैं। ये कंटेंट plotsformovies.com द्वारा समर्थित है, जो एक AI सक्षम बुक ट्रेलर प्लेटफॉर्म है। यहाँ आप किताब खरीदने से पहले उसे बेहतर ढंग से समझने के लिए किताब का 1 मिनट का ट्रेलर देख सकते हैं। और हम sharingstories.in पर #pushing Indian authors अभियान के जरिए भारतीय लेखकों की किताबों को सामने ला रहे हैं। आज हमारे पास है पार्वती तिर्की की किताब फिर उगना। हाँ, फिर उगना। जी, तो आज की चर्चा इसी कविता संग्रह पर केंद्रित रहेगी। हम इसकी दुनिया में थोड़ा गहरे उतरेंगे। बिल्कुल। फिर उगना पार्वती तिर्की का ये पहला कविता संग्रह है ना? 2023 में आया था। जी हाँ, पहला संग्रह। और ये बात भी अहम है कि इसे 2025 में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला। प्रतिष्ठित पुरस्कार है ये। निश्चित रूप से पुरस्कार मिलने से किताब पर ध्यान तो जाता है, सही बात है। हाँ, लेकिन असल चीज तो मतलब कविताओं के अंदर है। बिल्कुल। और उन कविताओं को समझने के लिए मुझे लगता है लेखिका पार्वती तिर्की को जानना भी जरूरी है। हाँ, ये जानना दिलचस्प होगा, कहाँ से है वो? उनका जन्म हुआ 16 जनवरी 1994 को झारखंड में, गुमला शहर में। झारखंड से? जी, और वो झारखंड के कुड़ुक आदिवासी समुदाय से हैं। इसे उरांव समुदाय भी कहते हैं। अच्छा, कुड़ुक समुदाय। हाँ, और उनकी पढ़ाई लिखाई देखें तो शुरुआती शिक्षा गुमला के जवाहर नवोदय विद्यालय से हुई। अच्छा, नवोदय से। जी, फिर वो बनारस आ गईं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वहीं से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया। BHU से। और उनकी PhD का विषय भी तो इसी से जुड़ा था शायद? हाँ, बिल्कुल। उनका PhD का विषय था कुड़ुक आदिवासी गीत, जीवन राग और जीवन संघर्ष। वाह। तो ये दिखाता है कि उनकी जड़ें कितनी गहरी हैं और उनका अकादमिक काम भी उसी दिशा में है। मतलब सिर्फ सतही रुचि नहीं है। नहीं, बिल्कुल, ये तो साफ है। उनकी कविता और लोकगीतों में खास रुचि है, लेकिन वो कहानियां भी लिखती हैं। अच्छा। जी, उनकी एक कहानी है गिदनी, वो वागर्थ पत्रिका में छपी भी है। अरे वाह, वागर्थ में। हाँ, और कविताएं तो आप देखिए, इंद्रधनुष, सदानीरा, समकालीन जनमत, हिंदवी, प्रगतिशील हाँक जैसी कई वेब पत्रिकाओं में। और प्रिंट में भी कृति बहुमत, देशज समकालीन, सदानीरा के एंथ्रोपोसीन अंक में, मतलब काफी जगह छपी हैं। तो एक तरह से स्थापित हो रही आवाज है वो। बिल्कुल उभरती हुई, लेकिन जिसकी पहचान बन रही है। और वो अकादमिक जगत में भी सक्रिय हैं। हाँ, आपने बताया रांची विश्वविद्यालय में। जी, राम लखन सिंह यादव कॉलेज के हिंदी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। ये दिलचस्प है कि कैसे वो अपनी सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक शिक्षा दोनों को साध रही हैं। सही कहा, और शायद यही संतुलन उनकी कविता को वो खास बात देता है। हाँ, हो सकता है। तो चलिए अब सीधे फिर उगना संग्रह पर आते हैं। Bring your book to life with AI. Plotsformovies.com helps you create movie-like trailers for your book, allowing filmmakers to visualize your story, just the way you imagined it while writing. Enhance the storytelling experience to a whole new level with realistic characters, immersive voiceovers, and cinematic sound effects. No more boring stock images or generic clips. Captivate your audience, spark curiosity, make readers and filmmakers eager to explore more. Plotsformovies.com, where your story becomes cinema. इसके मूल में क्या है, मतलब क्या चीज इसे खास बनाती है? जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो पहली चीज जो मुझे लगी वो थी प्रकृति। जी प्रकृति का जिक्र बहुत है। हाँ, बिल्कुल। ये संग्रह आदिवासी जीवन बोध पर आधारित है और उसमें प्रकृति कोई अलग चीज नहीं है। हाँ, जैसे अक्सर कविताओं में होता है कि प्रकृति बस पीछे का पर्दा है, एक बैकड्रॉप। यहाँ वैसा नहीं है। यहाँ धरती, चांद, तारे, पेड़, पौधे, नदी, जंगल, जानवर, ये सब सिर्फ प्रतीक या अलंकार नहीं है। अच्छा। ये जीवंत है। कविताओं में इनकी एक एक्टिव उपस्थिति है। आदिवासी जीवन दर्शन में प्रकृति बाहर ही नहीं, वो जीवन का, समुदाय का हिस्सा है। पार्वती तिर्की की कविताएं इसी बोध को, इसी एहसास को पकड़ती हैं। प्रकृति यहाँ सिर्फ सजावट नहीं है, वो कविताओं की बनावट का हिस्सा है, मतलब निर्णायक भूमिका में है। और ये व्यक्त कैसे होता है कविताओं में? क्या भाषा बहुत मुश्किल है या संस्कृत निष्ठ है? नहीं, यही तो खूबी है। भाषा बहुत भारी भरकम नहीं है, अभिव्यक्ति बहुत सरल है, सहज है। अच्छा। लेकिन जो बिंब बनते हैं ना, वो बहुत असरदार हैं। पढ़ते हुए लगता है कि आप वहीं पहुंच गए हैं उस माहौल में। वो बड़ी आसानी से, मतलब बिना किसी जोर के, प्रकृति के पास जो जीवन पलता है उसकी रोज की तस्वीरें, लोगों के विश्वास, उनकी मान्यताएं, इन सब को कविता बना देती हैं। कोई उदाहरण दे सकते हैं? जैसे
कैसे ये सादगी और गहराई साथ चलती है? हाँ, जैसे कुछ कविताओं के शीर्षक से अंदाजा लगता है, धनो नानी का गीत है। हाँ, मैंने देखा था। अब इसमें शायद किसी बूढ़ी नानी के लोकगीत की झलक हो, जहां जंगल का कोई पेड़ या नदी सिर्फ पेड़ या नदी ना हो। मतलब शायद उसे एक आत्मा माना जाता हो, या कोई पूर्वज या शासक देवता। भाषा सीधी होगी, जैसे नानी बोल रही हो, पर उसके पीछे का विश्वास गहरा है। हाँ, प्रकृति और इंसान के बीच का वो रिश्ता। बिल्कुल। या एक शीर्षक है तेलिया नदी का संवाद। नदी का संवाद। हाँ, ये दिखाता है कि प्रकृति को जड़ नहीं बल्कि बोलने वाली जीवित इकाई माना गया है। ये तो बहुत दिलचस्प है। ये सिर्फ पढ़ने में सुंदर नहीं लग रहा, ये एक पूरी अलग दुनिया देखने का नजरिया दे रहा है। निश्चित रूप से ये कविताएं हमें दिखाती हैं कि कैसे मनुष्य की सारी गतिविधियां, चाहे वो खेती हो, त्योहार हो, रिश्ते हो, सुख दुख हो, सब कुछ प्रकृति के एक बड़े नियम, एक लय के अंदर ही होता है। और जब इंसान उस लय के साथ जीता है तो उसका विकास स्वाभाविक होता है। ये प्रकृति से लड़ाई नहीं बल्कि उसके साथ जीने का दर्शन है। तो इस लिहाज से देखें तो ये संग्रह सिर्फ कविताओं का कलेक्शन नहीं हुआ, ये तो एक तरह का सांस्कृतिक दस्तावेज भी हुआ। हाँ, ये बहुत जरूरी बात आपने कही। फिर उगना असल में एक तरह से सांस्कृतिक दस्तावेजीकरण का काम भी कर रहा है। कैसे? पार्वती तिर्की क्या कर रही हैं कि वो आदिवासी ज्ञान, उनकी रीति रिवाज, लोक कथाएं, गीत जो ज्यादातर मौखिक परंपरा में चलते आए हैं, हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी, जी, उनको वो हिंदी कविता के रूप में लिख रही हैं ताकि वो एक बड़े पाठक वर्ग तक पहुंच सकें। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, खासकर आज के समय में जब इतनी सारी स्थानीय संस्कृतियां, भाषाएं दबाव में हैं, खत्म हो रही हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या इसमें एक तरह का नॉस्टैल्जिया है? मतलब अतीत को बहुत रोमांटिक अंदाज में पेश किया गया है। नहीं, ऐसा नहीं लगता। स्रोतों से यही पता चलता है कि ये चित्रण तो है एक लुप्त होती जीवन शैली का, पर उसे रोमांटिक नहीं बनाया गया है। अच्छा। कोशिश यह है कि उसे गरिमा के साथ सहेजा जाए, संरक्षित किया जाए। ये कविताएं अपनी विरासत का जश्न मनाती हैं, उसकी अहमियत बताती हैं और आज के भारतीय साहित्य में उसके लिए एक मजबूत जगह बनाती हैं। ये सिर्फ गुजरे जमाने का रोना नहीं है, बल्कि वर्तमान में उस पहचान को जिंदा रखने की एक कोशिश है। हाँ, स्मृति को बचाना और पहचान को मजबूत करना एक रचनात्मक तरीका है ये। बिल्कुल। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। ये संग्रह सिर्फ अपनी जड़ों और परंपराओं की बात नहीं करता, यह उस दुनिया की सच्चाई भी दिखाता है जिसमें ये समुदाय आज रह रहा है। आप आधुनिकता और परंपरा के टकराव की तरफ इशारा कर रहे हैं? हाँ, मतलब आदिवासी जीवन दृष्टि से बाहर जो दुनिया है, जिसे हम विकसित या सभ्य कहते हैं, हाँ, उसके जो हमले हैं, उसके जो खतरे हैं, उनको भी ये कविताएं अनदेखा नहीं करती। अच्छा। कई कविताओं में वो तनाव महसूस होता है, एक तरफ प्रकृति के साथ जीना और दूसरी तरफ शहरी दबाव, औद्योगिकरण, विस्थापन, ये सब मुद्दे भी आते हैं। तो ये एक तरह से दो दुनियाओं के बीच का जो संघर्ष उसका आईना भी है। एक दुनिया जो प्रकृति की लय में है और दूसरी जो उस लय को तोड़ रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये संग्रह आदिवासी समुदाय की अपनी धीमी गहरी लय और आधुनिक सभ्यता की जो तेज रफ्तार है, जो चीजों को फेंकती है, हाँ, उसके बीच का जो खिंचाव है, जो तनाव है, उसे बहुत बारीकी से पकड़ता है। कविताएं दिखाती हैं कि कैसे बाहरी दबाव उस अंदरूनी तालमेल को तोड़ने की कोशिश करते हैं। शायद सभ्यता नाम की जो कविता है वो इसी पर होगी। ये बात तो संग्रह को और भी प्रासंगिक बना देती है। ये सिर्फ एक समुदाय की कहानी नहीं रह जाती, फिर ये तो बड़े स्तर पर आधुनिक जीवन के जो अंतर्विरोध है उनका प्रतिबिंब बन जाती है। बिल्कुल, और शायद इसीलिए पाठक इससे जुड़ पा रहे हैं। समीक्षकों ने इसे बहुत ही प्यारा काव्य संग्रह कहा है। हाँ, मैंने भी ये पढ़ा था। इसे पढ़ना कविता पसंद करने वालों के लिए एक नए साहित्यिक इलाके में घूमने जैसा बताया गया है। ये सिर्फ कविता का मजा नहीं देता, बल्कि कुड़ुक संस्कृति, उनके जीवन, उनकी भाषा, कई नए शब्द भी सीखने को मिलते हैं। हाँ, कुछ खास कविताओं के नाम भी आए हैं जिनकी बहुत तारीफ हुई है। एक लंबी लिस्ट है। जी हाँ, कई नाम हैं। धनु नानी का गीत, चालाटों का, निरंतर, पंडकी, बात करना, धनु और छियारी, भूत, भुला भूत, तेलिया नदी का संवाद, हाँ, मंगरू के गीत, स्त्रियों का शिकार पर्व, रसुआ घर, सखुआ जंगल, खोरेन, रोपा के बाद, वे पुरुष, गीत गाते हुए लोग, सभ्यता, हुलो परिया की कहानी। ये लिस्ट ही बताती है कि कितना कुछ है इस संग्रह में, विविधता है। बिल्कुल। और एक और दिलचस्प बात किसी ने कही है कि पेज नंबर 95 के बाद की कविताएं एक अलग ही स्तर पर ले जाती हैं। अच्छा। हाँ, उनमें एक अलग गहराई महसूस होती है। और एक कविता है लौटना, उसे तो अद्भुत बताया गया है।
लौटना, ये तो उत्सुकता जगाता है कि उसमें ऐसा क्या है। वही तो, ये पढ़ने वाले को किताब खोलकर उस कविता तक जाने के लिए प्रेरित करेगा। सोचना पड़ेगा कि ये लौटना किस ओर है, जड़ों की ओर, प्रकृति की ओर, या शायद यादों की ओर। शायद इन सब की ओर। और कवयित्री खुद भी, जैसे उनके इंटरव्यूज के आधार पर पता चलता है, अपनी कविताओं के बिंबों की बात करती हैं। हाँ, वो ऐसे दृश्य बनाती हैं जैसे वसंत की पहली बारिश हो रही हो, पहाड़ों की ढलानों से नदियां निकल रही हैं, पानी में छोटी छोटी मछलियां तैर रही हैं। वो कहती हैं, ये ऐसा लगता है जैसे जंगल धरती के गर्भ से उग रहे हों, शिशुओं की तरह नाजुक। वाह। तो उनकी कविताएं सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं हैं, वो उन बिंबों को महसूस करने का, अपनी इंद्रियों से अनुभव करने का मौका देती हैं। ये सुनकर ही एक शांति सी महसूस हो रही है, एक जुड़ाव सा। तो इन सब बातों को अगर समेटें तो आखिर में सवाल यही बनता है कि फिर उगना महत्वपूर्ण क्यों है, आज के समय में इसकी क्या अहमियत है। देखिए, मेरे ख्याल से इसकी कई वजह हैं। पहली तो ये कि ये हाशिए पर रखे गए एक समुदाय, एक विरासत से निकली एक ताज़ी, बिल्कुल अनोखी और बहुत ज़रूरी आवाज़ है। हाँ, ज़रूरी शब्द बहुत सही है। पर्वती तिर्की की आवाज़ अपनी ज़मीन से जुड़ी है, सच्ची है, और ये हिंदी साहित्य के लिए एक बड़ा योगदान है। ये आदिवासी जीवन दर्शन और उनकी दुनिया को उनके अपने नज़रिए से सामने रखती है, बिना किसी बाहरी रंग-रोगन के। हाँ, ये बहुत अहम है, उनके अपने नजरिए से। अक्सर आदिवासियों के बारे में दूसरों ने लिखा है, बिल्कुल। लेकिन ये आवाज अंदर से आ रही है। जी। दूसरी बात, ये संग्रह सिर्फ कविता नहीं है, जैसा हमने पहले भी कहा, ये एक तरह से सांस्कृतिक पुनर्प्राप्ति का काम है। ये आदिवासी समाज की निरंतरता, उनकी यादें, उनकी पहचान, इनको बचाने और सामने लाने का एक बहुत ही सौम्य लेकिन मजबूत प्रयास है। ये हमें याद दिलाता है कि भारत की साहित्यिक और सांस्कृतिक जमीन कितनी विविध है, कितनी गहरी है, और उन आवाजों को सुनना कितना जरूरी है जिन्हें हम अक्सर सुन नहीं पाते। और शायद ये हमें अपने जीवन के बारे में भी कुछ सोचने को कहती है। निश्चित रूप से ये संग्रह हमें आधुनिकता की जो अंधी दौड़ है और ये जो विकास का मॉडल है, उस पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करता है। ये पूछता है कि इस दौड़ में हम खो क्या रहे हैं। प्रकृति से अपना रिश्ता, समुदाय से जुड़ाव, पारंपरिक ज्ञान, जीवन की वो धीमी गहरी लय। सही बात है। ये उन चीजों की अहमियत बताती है जिन्हें हम अक्सर प्रगति के नाम पर पीछे छोड़ देते हैं। बिल्कुल। और शायद यही वो ख्याल है जिसके साथ हम अपने श्रोताओं को छोड़ सकते हैं। जी। कि आज की ये जो तेज रफ्तार दुनिया है, टेक्नोलॉजी पर आधारित और अक्सर प्रकृति से कटी हुई, इसमें फिर उगना जैसी कविताएं हमें क्या याद दिलाती हैं? क्या साहित्य सच में उन गहरी जड़ों को, उन मानवीय रिश्तों को, उस प्राकृतिक लय को सहेजने में मदद कर सकता है जो शायद हमारी अपनी भलाई के लिए ही जरूरी है? हाँ, ये सवाल बहुत मौजू है, सोचने लायक है। तो हमें उम्मीद है कि आपको पार्वती तिर्की की फिर उगना पर ये चर्चा जानकारी भरी और दिलचस्प लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम और भी भारतीय लेखकों और उनकी अहम किताबों को आपके सामने लाते रहें, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। जी हाँ, आपका सहयोग हमें ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचाने में बहुत मदद करेगा। और हम सबसे आग्रह करते हैं कि आप फिर उगना किताब को जरूर खरीदें और पढ़ें। यकीनन ये एक अलग और बहुत समृद्ध अनुभव देगा। खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हाँ, जाते जाते नीचे कमेंट सेक्शन में हमें भारतीय लेखकों द्वारा लिखी अपनी पसंदीदा किताब का नाम बताना ना भूलें। हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। अगली चर्चा तक अलविदा। अलविदा।